अच्छा पहले वो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा था उसको लिखने से पहले ऐसे लिखो। ये तो फॉरेन ब्रांच के जैसे, हाँ ये हाँ हाँ लेस तो हाँ। फॉरेन ब्रांच जैसे। लिखना है क्या? कौन से ऐसे ये क्वेश्चन करना है हमें? हाँ तो उससे पहले बस एक नोट लिखना है फिर क्वेश्चन करते हैं। ये AS11 जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, द एक्सचेंज डिफरेंसेस विच अराइजेस। हाँ अभी पहले लिख लेती हूँ, पहले लिखो फिर बताती हूँ।
अच्छा आज 4 बजे 1 2 3 4 4 TPS 11 वही है जो चला था इसी क्लास में तो उससे क्वेश्चन है ना इस मंथ नहीं तो अगर गया भी तो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक जाएगा। हम्म फाउंडेशन रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक हम्म, क्या गारंटी क्या एक महीने में आगे तक फाउंडेशन का रिजल्ट मैंने बोला अकाउंट्स या तो इस मंथ कंप्लीट हो जाएगा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट वीक तक जाएगा अगस्त। क्या देंगी अकाउंट्स खत्म हो जाएगा फिर बस ऑडिट की क्लास होगी 2 घंटे और टेस्ट होंगे 2 घंटे क्लास 2 घंटे का टेस्ट। एक घंटे का मैंने बोला कि अकाउंट्स ख़त्म हो जाएगा तो वो उसने पूछा कि क्या होगा फिर मैंने बोला तब ऑडिट की क्लास होगी और टेस्ट होंगे। हाँ तो होते रहेंगे कभी कभी अकाउंट्स की क्लास होने अकाउंट्स ख़त्म होने के बाद मैं भी आपको लॉ के टेस्ट चैप्टर वाइज और अकाउंट्स के टेस्ट देना शुरू कर दूँगी। पेपर तक भी सर ने टैक्स का कितना क्या बोला हफ्ते में एक बार बोलने दे अभी ये होता है टोटल 17 चैप्टर है और 3 चैप्टर होंगे तो एक महीने में खत्म हो जाएंगे नहीं तो अकाउंट्स सॉरी टैक्स का तो 3-4 चैप्टर मिलकर ही एक क्वेश्चन बनता है इंडिविजुअल क्वेश्चन। तो टैक्स में तो 3-4 चैप्टर मिलकर ही एक क्वेश्चन बनता है ना तभी तो टैक्सेबल इनकम फिर उसकी वो सब कैलकुलेट कर। रेजिडेंसी स्टेटस का एक क्वेश्चन ऐसे हाँ लेकिन उसमें फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हाँ पैरा 46 जैसे हम लॉ में एक्ट में नहीं पढ़ते अलग अलग सेक्शन सब सेक्शंस होते हैं वैसे AS 11 में जो पैराग्राफ नंबर 46A है उसके अंदर ये लिखा है कि एक्सचेंज डिफरेंस विच अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट इज रिक्वायर्ड टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर लिखा है कि आपको जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसे प्रॉफिट या प्रॉफिट P&L स्टेटमेंट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे क्या कर सकते हो ऐड या रिड्यूस कर सकते हो फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसका मतलब क्या है पैरा 46A ये बोलता है कि आप उसके एडिशन या रिडक्शन को कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है तो मतलब कि जहाँ पर लिखा होगा पैरा 46 अवेल्ड हम वहाँ पर क्या कर रहे होंगे एक्सचेंज डिफरेंस को कैपिटलाइज कर रहे होंगे और जहाँ पर ये लिखा होगा कि पैरा 46 नॉट अवेल्ड वहाँ पर हम उसको कहाँ पर लेकर के जा रहे होंगे P&L अकाउंट में। समझ में आया? फिर जो भी एडिशन करके अमाउंट आएगा हमारा जब हम कैपिटलाइज करेंगे तो वो पूरा एसेट उसके अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट किया जाएगा। समझ में आ गया? अब वो लास्ट क्वेश्चन illustration 9 A Limited has borrowed $10,000 in foreign currency on 1st April 2021 at 5% annual interest and acquired a depreciable asset. The exchange rate as under अप्रैल में और मार्च में हमारे पास एक्सचेंज रेट दे दिए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन पैरा 46 नॉट अवेल्ड is availed and the loan was taken to finance the operation of the entity and not to procure the depreciable asset। तो पहला हमारे पास नॉट अवेल्ड में हम एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ पर लेकर के जाएंगे? हाँ और अवेल्ड में हम लेकर के जाते हैं जो भी हमारा एसेट है तो मतलब हम PPE को क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे मतलब डेबिट करेंगे या फिर कम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है तो हमारे पास सबसे पहले हमने लोन लिया बोरोड $10,000 लोन हमने किस रेट पर लिया हमने कब लोन लिया था 1 अप्रैल को उस दिन हमारे पास एक्सचेंज डिफरेंस क्या था 48 का तो लोन हमारे पास कितने का आया 4,80,000 तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन
लोन अकाउंट 4,80,000, फिर उस पर इंटरेस्ट था 31 मार्च को 51 के हिसाब से, ठीक है, 5% का इंटरेस्ट, 10,000 पे 5% इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 51, 25,500, 25,500, ठीक है। फिर हमारा सिंपल हमने क्या कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, मतलब हमने पीएनएल में डेबिट करा उसको, किसको, 30,000 जो भी हमारा एक्सचेंज डिफरेंस आया, एक्सचेंज डिफरेंस मतलब 48 और 51, कितना डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इंटू 10,000, जो भी हमारा डिफरेंस आया वो हमने कहाँ डेबिट करा, पीएनएल में, ठीक है। 30,000 ये कब हमने करना था, जब 46 से नॉट अवेल, और जब हम अवेल करेंगे तब हम उसे कहाँ पे डेबिट कर रहे होंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, ठीक है। बाकी ये दोनों एंट्री सेम। फिर 30,000 का जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आया, उस फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को हम कहाँ लेकर के गए, पीएनएल में, सॉरी कैपिटलाइज कर दिया, उसके पर्टिकुलर एसेट खरीदा था तो एसेट में हमने डेबिट कर दिया। समझ गए, अब दोनों पॉइंट समझ में आए। अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि हमने वो जो लोन लिया था ना, वो हमने एसेट के लिए नहीं लिया था, वो हमने अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए लिया था, ठीक है। तो इसमें भी सेम होगा, लेकिन जब हम लोन अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए ले रहे होंगे तो हम इस अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम अकाउंट। तो बस हमारे पास लास्ट एंट्री देखो, तीनों एंट्री वही, बैंक टू फॉरेन लोन, फाइनेंस कॉस्ट टू बैंक, और फिर एक्सचेंज डिफरेंस आया 30,000 टू फॉरेन लोन, और फिर जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो हम कहाँ पे डालेंगे, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ठीक है। हमने क्या देखा, 3 केसेस देखे, एक नॉट अवेल्ड, अवेल्ड, और इसमें भी अवेल्ड है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर हमने पीपीई एक्वायर किया है, पीपीई एक्वायर किया है, यहाँ पर हमने हमारे ऑपरेशन, जनरल ऑपरेशन के लिए लोन लिया है, ठीक है। यहाँ पर पीपीई एक्वायर किया है और नॉट अवेल्ड है, तो हमने कहाँ पर डेबिट करा, पीएनएल में। पीपीई एक्वायर करा और अवेल्ड है तो हमने क्या करा, उसको कैपिटलाइज करा, पीपीई अकाउंट को डेबिट करा, और यहाँ पर हमने क्योंकि वो तो है नहीं, एसेट तो है नहीं, तो फिर हमने कौन से अकाउंट में डेबिट करा, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, इसमें डेबिट करना है। इजी है, बस इतना ही था। अच्छा, ऑलरेडी है इसमें, एक सेकेंड, AS22 गए, हाँ हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर किया था, उसके अंदर आपको याद है हमने 2 वर्ड्स देखे थे, एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट। शॉर्ट में मतलब आपको समझाया था मैंने कि वो डिफरेंस होता है किसका, टैक्सेबल इनकम का और अकाउंटिंग इनकम का। तो ये चैप्टर, ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसी पर है, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम लिखो। हाँ, मेरे को समझाना तो है, अभी तो क्वेश्चंस करने हैं। मॉड्यूल बहुत अच्छे से कर लेना प्रिपेयर, मतलब कुछ और करने से पहले मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें उठाना।
टाइम है इतना सफिशिएंट कि कर सकते हो। कोर्स इतने 3-4 महीने पहले हो गया है। हम तो नवंबर के मानेंगे 3 महीने में 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। एक महीने में एक महीने में 2 सब्जेक्ट। टैक्स तो देखो आप करना छोड़ना ही मत, टैक्स छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल भी, मतलब टैक्स को छोड़ ही नहीं सकते आप। रोज 1 घंटा 1.5 घंटा, रोज 1 घंटा 1.5 घंटा करो उसको, तभी टैक्स में पास हो गए। हाँ, क्योंकि टैक्स तो अभी शुरू करना है, लॉ शुरू करना है। ये तो ऐसे सब्जेक्ट है जो अभी इंटर में फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। करो, लिखो accounting for taxes on income. This years prescribe the accounting treatment on taxes on income and follows the concept of matching. पास होने का जितना पढ़ के चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं, अगर पास में पढ़ेंगे ना तब फेल ही होंगे। तब फेल ही हो गए। हाँ, मैं तो फाउंडेशन में भी पास होने के लिए लाया कि पढ़ के गया। तो वो फाउंडेशन था ना। कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग मतलब हमारे एक्सपेंस को रेवेन्यू से मैच करना। मैं फेल ही होऊंगा मैं। मेरी मर्जी। ये रूल का किसी के लिए पढ़ रहा है। मैंने 14 साल में आज तक भी ये सोच के कभी नहीं पढ़ा कि मेरे को पास होना है। अभी भी नहीं सोच रहा है। एक ये मुझे लगता है हम कुछ चीज़ उठाते हैं और फिर छोड़ दें। कुछ उठाएंगे अब किसी के मतलब ठीक है, तो हमने सीए में उठा दिया तो हम बीच में से छोड़ देंगे। कोई आस पड़ोस में क्या करेंगे? मैं समझ गया मैं क्या कर अब रिलेटिव्स भी क्या कहेंगे? रिलेटिव्स ये मतलब गवर्नमेंट ऐसी हो रही है। आलू की बीज है, आलू की बीज। कुछ भी है इसमें। जब ये समझ आता है बेटी अभी वही आंटी नहीं है ना। कर्मों में लगेंगी सारी लड़कियां अब ये बस सीए बन जाओ। अरे हमारी लोकेलिटी को इंडिया की सारी मैंने उनका जान रखे जाके सारी बहनें सच में मॉल नहीं है। बना रखा है। कहाँ पे रहते हो तुम? कौन से सेक्टर में रहते हो मैं? हाँ, 31। प्लस 20 अच्छा फर्स्ट 2 पॉइंट में तो कुछ समझाने वाला है भी नहीं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू शो द डेफर्ड टैक्स एज ए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, जो हमने शो करी थी जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे थे। अब डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमें सीखना है। ठीक है, इनकम होती है 2 तरीके की, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम।
और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो या तो टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है या परमानेंट डिफरेंस हो सकता है। टाइमिंग डिफरेंस जैसे कि क्या, जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हम अकाउंट्स में भी और इनकम टैक्स में भी, है ना। अब अकाउंट्स में हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम हर साल 10 10 10 ऐसे डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, लेकिन वही डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में अलग तरीके से हम लगाएंगे उसको, इनकम टैक्स के रूल को फॉलो करते हुए, है ना। लेकिन जो आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन आएगा ना, वो यहाँ पर भी 30 आएगा, यहाँ पर भी 30 आएगा। बस हमने लगाने का जो हमने इसको ईयर वाइज बांटा वो अलग अलग है, लेकिन टोटल जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की वो दोनों में सेम है। तो यहाँ पर बस टाइमिंग का डिफरेंस है ना, कि किसी में इधर हमने इधर कम डेप्रिसिएशन दिखाया है तो इनकम टैक्स में यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखाया, फिर इधर सेम दिखाया तो इधर हमारा डेप्रिसिएशन ज़्यादा था तो इधर कम था। तो हमारा बस अमाउंट तो वही निकल के आ रहा है, मतलब उसे हम ईयर वाइज हम देखें सारे एनुअली सम अप कर दे तो निकल के तो उतना ही आएगा, बस यहाँ पर टाइमिंग का डिफरेंस चल रहा है ना। अलग टाइम पर हम इनकम टैक्स में और अलग टाइम पर हम अकाउंट्स में शो कर रहे हैं। लेकिन परमानेंट डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस कभी भी रिवर्स नहीं होगा। यहाँ पर अगर 100 है तो यहाँ पर हमने 120 लिया तो यहाँ पर 20 का डिफरेंस हमेशा रहेगा, इधर हमारा वो डिफरेंस निल हो जाता है, लेकिन इधर डिफरेंस वो रहता है, तो वो होता है परमानेंट डिफरेंस। ठीक है, द डिफरेंस इन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम इज वन पीरियड आर केपेबल ऑफ रिवर्सल इन सब्सिक्वेंट पीरियड। डिफरेंस इन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम इन वन पीरियड एंड डू नॉट रिवर्स सब्सिक्वेंटली। क्लियर हो गया टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। अब इसको लिख लो। देखो आपको इतना ही लिखना है बस, ये एक एग्जाम्पल है, फिर क्वेश्चंस करना है। कहाँ पे?
ना प्रैक्टिस करना किसी का करने के जया मैम भी नहीं आई आज। बोल रही थी मैडम नहीं आती आज तो आएंगी मैम, वैसे आएंगी, नहीं आएंगी ट्यूसडे को नहीं आएंगी। कब से नहीं आने मतलब तो आने बंद करने वाली है कितने समय बाद इस मंथ के बाद। पूरी पैसे तो लेके जाएंगे यूज कर जाएंगे अपना पीएफ समझेंगे नहीं ड्यू क्लियर करते सर नहीं हम्म? ड्यू क्लियर करते हैं किसका? आपका नहीं। आपको वीडियो नहीं आया हाँ कितने बहुत। महीने छोड़ो। मैं बता दो नहीं आया का 2-3 महीने आपने बताया थी किसी और एक को महीना 2 महीना 3 महीना पहले सर नहीं खुल के बोलो पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग चल रही है। कौन सा समझोगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। मैं सर कहाँ ही देखते होंगे सर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कब होती है? जब हमारा अकाउंटिंग इनकम बड़ा होता है और टैक्सेबल इनकम छोटा होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ तक कहाँ तक? ये है राइट एग्जांपल अच्छा। आईडी प्राप्त नहीं हो एडी आईडी के अब वो कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही मतलब एक्सप्लेन किया है कि एडी हुआ है अकाउंट एज पर अकाउंट्स डेप्रिसिएशन हमने ये ले लिए और एज पर इनकम टैक्स हमने डेप्रिसिएशन ये ले लिए। थोड़ा डिफरेंस वाला समझाना समझ नहीं आया कैसा रहता है डिफरेंस वाला आप कर रहे डिफरेंस कुछ करके समझ नहीं आया मैंने बस ये बोला था कि दो तरीके से डिफरेंस होते हैं, एक परमानेंट डिफरेंस और एक टाइमिंग का डिफरेंस, ठीक है। अब अगर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है तो आप वो एज पर इनकम टैक्स भी लगाओगे और एज पर अकाउंट्स भी लगाओगे, है ना। अब अकाउंट्स में हमारा अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो सेम डेप्रिसिएशन लग जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर भी 10 लगा, यहाँ पर भी 10 लगा, यहाँ पर भी 10 लगा, आपने 3 साल में टोटल डेप्रिसिएशन कितने का लगाया? 30 का, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? हम पूरा ब्लॉक बनाते हैं और ब्लॉक के हिसाब से फिर डेप्रिसिएशन लगता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना। तो उसके अंदर टैक्स में ना ब्लॉक ऑफ एसेट हाँ हाँ ग्रुप ऑपरेशंस में ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ पर 5 का ही डेप्रिसिएशन लगाया, यहाँ पर 10 का और यहाँ पर 15 का, तो भी आपका जो टोटल बैठ रहा है वो 30 रुपये ही बैठ रहा है। तो बस यहाँ पर आपका टाइम का डिफरेंस है ना, कि कहीं पर आप ज़्यादा लगा दे रहे हो तो कहीं पर कम लगा रहे हो, बस टाइम का डिफरेंस है। लेकिन वो टाइम का डिफरेंस ख़त्म हो जा रहा है एक टाइम के बाद, है ना। हमारा डिफरेंस हम रिवर्स कर दे रहे हैं, लेकिन जो परमानेंट डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस हमेशा ही रहेगा। अगर यहाँ पर हमने कुछ चीज़ 100 ली और यहाँ पर 120 ली है तो वो 20 का डिफरेंस हमेशा चलेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, वो परमानेंट डिफरेंस होता है जो हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और ये दोनों डिफरेंस हम किस में देख रहे हैं? अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में। अब जब हमने इनकम कैलकुलेट करी और हमारी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा आ रही है और हमारी टैक्सेबल इनकम कम आ रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इतना लिखो। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है? व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम।
अभी लिखो, ये लिख लिए, 2 लाइन लिख ली। अब इसको देखो, अगर आपको याद बस रटना है तो आप ये रट सकते हो, लेकिन अगर आपको समझना है तो टैक्सेबल इनकम सपोज आपकी, ज़्यादा है या कम है? देखो सपोज आपकी, अब यहाँ पर दोनों सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कभी भी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा, कभी भी कम, ठीक है। अब सपोज हम हमारे एग्जाम्पल में लेकर के चलते हैं कि एज पर अकाउंट्स आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया 150, ठीक है, और एज पर टैक्स आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया 100 रुपये, ठीक है। अब आप जो टैक्स रेट लेकर के चल रहे हो, क्या टैक्स रेट सेम रहेगा? 30% ले लिया हमने, तो इसका 30% आ जाएगा 45, इसका 30% आ जाएगा 30, ठीक है। गवर्नमेंट जो आपसे डिमांड करेगी कि आपको इतना टैक्स पे करना है, वो आप कितना पे करोगे? क्या आप पे कितना करो, अमाउंट कितना पे करोगे? 75 तो बहुत ही गलत आंसर दिया। 45 कौन सा? आप पे कितना करोगे? 30 एज पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो आएगा वही तो पे करोगे ना, तो हम, हाँ 30, 75 तो आपने एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स दे दिया ना, अगर हमने सब कर दिया तो इसका, है ना। तो देखो एज पर अकाउंट्स आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया था 150, और टैक्स आया था एज पर इनकम टैक्स आपका प्रॉफिट कितना आया था? 100। ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमारे पास अलग अलग डिडक्शंस होते हैं, कुछ अलाउएबल, डेप्रीसी, अलग अलग चीज़ें, हमारे एक्सपेंस अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हमारे डिफरेंस की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट अलग निकल के आ जाता है ना। अब अच्छा आपने 30 बोला था, अच्छा ठीक है, मैंने भी तो 30 45 बोलती थी। जिसने भी 30 बोला था वो गलत, वो सही बोला था जिसने जिसने 30 बोला था वो एकदम सही बोला था। आपका तो मैंने आंसर साफ साफ सुना था 75। क्या? हाँ क्या? ठीक है, मुंह से तो सही निकाल लो, ऐसे ही बोल दो। अच्छा कोई बात नहीं, गलती तो अभी करनी, एग्जाम में नहीं करनी ना, कोई बात नहीं। एग्जाम में भी करते हैं। देखो क्या क्या व्रत के दिन भी देखा पड़ेगा। तुम पाप लगेगा मयंक, व्रत के ये कर दिन रही है, मैं तो कुछ कर रही है। तुम सबको पाप लगेगा, उसको व्रत के दिन। हम दो उसको वापस कर, नहीं फेंकना मत, नहीं नहीं, मयंक रिकॉर्डिंग चल रही है, रहने दो, मैं बंद नहीं कर रही हूँ अभी, आप पढ़ो वापस। आज ये वहाँ से वाली करना, अब लगाओ मैं नहीं दे रहा, आज लगा लो मेरी लगा दी। आज वर्क कर रहा है इसलिए मत लिया ये लोगों के वजह से। ठीक है, अब हम कितना पे करेंगे? 30। अब जब आपने 30 पे करा तो आपकी 15 रुपये की लाइबिलिटी रह जाएगी ना, है ना, 15 रुपये की लाइबिलिटी रह जाएगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी जब आपकी टैक्सेबल इनकम छोटी होगी और अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है, यही है। उसके बाद अगर आप इसका अपोजिट कर देते हो, है ना, तो वो फिर लाइबिलिटी नहीं, आप ज़्यादा पे कर दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा? आप अगर इसका अपोजिट कर देंगे, इसको टैक्स, इसको अकाउंट्स बना देंगे, तो आप पे 45 कर दोगे, तो आप 15 एक्स्ट्रा पे कर दोगे, तो वो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा? एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट होता है ना, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट। अब एग्जाम, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी मतलब बाद में सेटअप कैसे होगा? ऐसे ही पड़ेगा? नहीं वो जैसे हम पे करते जाते हैं ना, तो वो कम ज़्यादा भी तो होंगे ना हर साल, ठीक है। अभी आपने ये लिखा, ये वाली लाइन, उसके बाद आपको क्या लिखना है कि डेफर्ड टैक्स एसेट कब अराइज होगा? व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। और उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल, विधि का आपको समझ में आया? यस कौन? रुशिल तो बोलेगा ही नहीं आंसर।
रोशिल आप भी आंसर कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं आया? हंसते भाई हंसते। इसके डरा दे रॉर डेंजर डेंजर। चैले अरे हेलो सर। चैले सो गया वैसे। कैसे है सर ये ऊपर? डराए क्या बच्चे? थैंक्स। क्या हुआ? क्लचर होता है, सुन ले। आपने को जो मैंने वाला एग्जाम्पल बताया समझ में आया? बोले लगा देंगे क्या? क्या इसके अकॉर्डिंग? तो मैंने फिर सेम बात ही यहाँ पर लिखी है ऐसा? अच्छा अच्छा, अरे वो कर दिया ऐसे। वो बाद में समझाने के लिए वो क्या होगा ना, तभी मैंने दोबारा से लिखा है यहाँ पर पूरा। अच्छा, वो मैंने ये फिर उल्टा कर दिया उसके लिए, ऐसे कर दिया। आपको समझ में तो आ गया ना कॉन्सेप्ट? समझ आया। ठीक है। पास हुआ ना मैं तो। अब कौन सा? कौन सा? ये निविदास। क्या? देखो, अब हमारा अब ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, जो हमारा टैक्स एक्सपेंस है वो बनता है करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स करके। ध्यान से देखो इस पॉइंट को, लाल पेन ना, अभी नहीं सुना तो फिर क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स ओके, एज पर एस। जैसे अब एज पर इनकम टैक्स रूल्स हमने कोई करंट टैक्स निकाला, एज पर टैक्स हमने कितना निकाला 30, और जो हम बाकी डेफर कर रहे थे वो था 15, तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना आया था 45। ठीक है, सीधा सीधा वही लिख दो ना कि अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स। ये भी तो कोई नहीं आप उसको ऐसे सीधा सीधा नहीं बोलेंगे, हम इसको ऐसे ही बोलेंगे कि ये करंट टैक्स है, डेफर्ड टैक्स है, और हमें क्योंकि इसे अलग अलग भी बताना होता है जब हम वो बनाते हैं ना, प्रिपेयर करते हैं, तब उसमें हमें करंट टैक्स कितना है और डेफर्ड टैक्स कितना है वो बताना होता है। ये वाला पूरा लिखो पहले। और अगर ये हमारा पहले केस में हुआ 30 + 15 = 45, दूसरे केस में क्या हो रहा होगा, अगर हमारा इनकम टैक्स 45 निकला तो ये -15 हो रहा होगा। माइनस में कैसे आएगा? 30 आ गए। गलत कर अगर दिया। 100 और 50 करोगे, 150 करोगे तो 30 और 45 आएगा ना। अकाउंटिंग के हिसाब से 30 और टैक्स के हिसाब से 45। और क्या होता है कि कितने जाके 30 + 15 45। देखो यहाँ पर क्या था, एज पर इनकम टैक्स हमने निकाला था 30, और फिर एज पर हमारा टोटल एक्सपेंस था 45, तो डेफर्ड टैक्स आया था 15। अब देखो ये तो मैंने कब का डिक्लेयर कर दिया था। अच्छा आज तो सेम लगी। इसी में लगी मुझे समझ। इतना लिखो बस, लिख लिया। और ये बोल सकती है और तो फिर बोलेगी नहीं, एक चीज़ें सजाई जाएगी बस। तो है जैसी वैसे और वो समझती है। ये वाली इक्वेशन लिख लो, कौन सी वाली? ये वाली लिख ली। इसके बाद बस आपको, मैंने नहीं लिखा। अच्छा नहीं लिख, और तुम्हारा साबुन स्लो है। साबुन से हो गया। बंटी को डेढ़ डाला देते हैं। तेरे को लगी है? बहुत बढ़िया। और ये लास्ट में ये वाली टेबल बना लो, प्रॉफिट और लॉस, करंट टैक्स माइनस प्लस डेफर्ड टैक्स। अगर एसेट आया तो उसको हम, अरे रुक जाओ, देखते रहते
इसमें ये सब जो भी हमारा रुक मयंक शांति 2 मिनट। जो भी हमारा प्रॉफिट या प्रॉफिट आएगा उसमें से हम जो करंट टैक्स पे कर रहे होंगे वो माइनस करेंगे, और अगर एसेट रहेगा तो ऐड कर देना, लाइबिलिटी निकल के आया तो माइनस कर देना, फिर आ जाएगा प्रॉफिट और टैक्स आफ्टर टैक्स। अरे ये तो आसान है। सब आसान है, आसान सब कुछ है, बस आपको याद रहना चाहिए वो चीज़। अकाउंट में तो आज ऐसे दिन है जो बोलेगा वही होगा। आज ऐसा है जो नहीं बोलेगा वो होगा। और ये बताइए वैसे जो सरस्वती का विज्ञान फिजिक्स का अरे ऐसा बात है ना, ऐसा बात है ना, तुम्हें एक दिन निकाल दे, ये जो 7-8 महीने पढ़ रहे हैं ये ना पढ़िए। 500 का भाई मैं पूरा दिन पास हो क्या करते रहो, बस एक ही दिन लगेगा पास होने में। जो वो भी करते रहो। तुम 7-8 महीने में और पढ़ कार्य रहे हो। प्रगति पे भी रहना चाहिए, दोनों होना चाहिए। एक चीज से काम नहीं चलता। हाँ, तो फिर मेरे बोलने से मैं कैसे फेल हो हमें कभी कभी अपनी जुबान भी सच हो जाती है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कभी कभी सच हो जाती है, अगर फांसी हो जाती है फिर बोल दो। हाँ तो हो भी जाते हैं। जैसे मैं हुआ एग्जाम 200 में अच्छा तुमने सुनाया था। दूसरों की कामयाबी पे नजर लगा रही है। ये कहते रहो कि एक पनौती लगाती रहेगी बस। ये नहीं काम। जल्दी लिखो। देखला की पनौती। उस दिन विवेक का तबीयत खराब था, कहती है इस कौन चल नहीं तो फेल हो जाएगा। उसको पनौती लगाती बेचारा डरते डरते जाना पड़ा उसे बताने के लिए। तो गेली बस सर्दी हो रहा था उसे। मैं तो कर रही हूँ। झूठ बोल रही है तब बहुत भीड़ थी। कल भी जाया था। तब भी गई थी। नाम आ गए। नाम लिया। आप भी क्या नाम ले रहे हो? अभी पूछ रहे थे मैम नहीं आई, मैम नहीं आई, जब रहे तब से जब हमको याद कर रहे थे। मेरी मैम तुम्हारे जन्म अच्छे से भाई कितने फोन आते हैं सुबह सुबह। मैम रिकॉर्डिंग करी हो नहीं बंद करो मैम। कर दी। रुको 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 रुको। फिल्म सागर। बाहर का मौसम कैसा है? सही रहा था। चलो एग्जाम्पल 1 लिखो अब। लिखो लिखो मौसम लिखो। कैसा है? लिखो एग्जाम्पल 1। लिख ले एग्जाम्पल।
अभी मैं पहले समझाऊँ फिर लिखना। टेबल बना सकते हो। लिख लिया, सबने लिख लिया? मशीन की कॉस्ट 1,50,000, लाइफ 3 years, टैक्स 40%, एज पर इनकम टैक्स रूल डेप्रीसिएशन इज फुली अलाउड इन फर्स्ट ईयर। एज पर अकाउंट्स क्या है, हम डेप्रीसिएशन 3 साल में बांटेंगे, लेकिन इनकम टैक्स क्या है, हम डेप्रीसिएशन पहले साल में फुली अलाउ करेंगे, है ना। अब यहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग बुक्स देखें तो सपोज हमने बस ये एजम्पशन, मतलब ये कहीं भी गिवन नहीं है, हमने अपने आप से माना कि सपोज ग्रॉस प्रॉफिट अगर 200 होता और डेप्रीसिएशन, क्योंकि हमें 3 साल में बांटना है तो 1.5 लाख का कितना हो जाएगा, 50-50-50, तो हमने डेप्रीसिएशन 50 लिया, डेप्रीसिएशन 50 लिया और डेप्रीसिएशन 50 लिया, 3 साल में बटेगा। लेकिन एज पर इनकम टैक्स यहाँ पर ही डेप्रीसिएशन 150 आएगा, यहाँ पर डेप्रीसिएशन निल और यहाँ पर डेप्रीसिएशन निल, है ना। तो अगर हमारा पास ग्रॉस प्रॉफिट 200 है और 50 डेप्रीसिएशन, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 150, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट कितना आएगा 50। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कुछ भी हो, यहाँ पर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा एज पर इनकम टैक्स प्रॉफिट कम है और अकाउंटिंग में ज़्यादा है। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारे पास क्या आता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास टैक्स रेट क्या है 40%, तो यहाँ 150 का 40% आएगा ना 60 रुपीज़, और यहाँ पर 50 का 40% आएगा 20 रुपये, है ना। और हमारा टैक्स एक्सपेंस कौन सा होता है, अकाउंटिंग बुक्स वाले को हम क्या बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंस। अकाउंटिंग बुक्स वाले को हम क्या बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंस। और जो हमारा एज पर इनकम टैक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट टैक्स। और फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, डेफर्ड टैक्स। समझ में आया, जो हमने सब पढ़ा है वो पूरा सम अप हो गया इस एग्जाम्पल में। टैक्स एक्सपेंस, करंट एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स कितना कितना समझ में आ गया। अब हमारी इक्वेशन क्या होती थी, टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट एक्सपेंस प्लस डेफर्ड टैक्स। तो टैक्स एक्सपेंस है 60, करंट टैक्स 20, तो डेफर्ड टैक्स कितना है 40। और क्योंकि यहाँ पर ये इनकम बड़ी है और ये इनकम छोटी है, तो ये जो डेफर्ड टैक्स निकल के आया है वो हमारे पास कौन सा वाला डेफर्ड टैक्स है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। तो फिर हमारी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम, पीएनएल में डेबिट करेंगे 60 रुपये, पूरा टैक्स एक्सपेंस डेबिट करेंगे, लेकिन उसमें से करंट टैक्स हमारा 20 है और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 40 है। समझ में आया, पक्का। विदिका आपको, रुशिल, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में यहाँ पर नेट प्रॉफिट फिर से 150 आएगा, लेकिन इधर नेट प्रॉफिट ज़्यादा आएगा 200 रुपये, क्योंकि डेप्रीसिएशन यहाँ पर क्या होगा, निल, ज़ीरो। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर एज पर इनकम टैक्स हमारी प्रॉफिट ज़्यादा है, इनकम टैक्स वाली इनकम ज़्यादा है और अकाउंटिंग इनकम कम है, तो हमारे पास क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा, है ना। यहाँ पर अगर 40% नेट प्रॉफिट का निकाला तो 60 रुपये, जिसको बोलते हैं टैक्स एक्सपेंस, और नेट प्रॉफिट का 40% निकाला 80, जिसको बोलते हैं करंट टैक्स। तो टैक्स एक्सपेंस प्लस करंट टैक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। पीएनएल अकाउंट डेबिट, एसेट डेबिट टू करंट टैक्स 80। और सेम सिचुएशन हमारी थर्ड ईयर में भी हो गई। समझ में आया एग्जाम्पल अच्छे से, अब कंप्लीट करो। हमेशा बैलेंस शीट में बस वही दिखाते रहेंगे। हाँ, फिर हमें जितना भी डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी रहेगा वो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। DTL प्लस करना है, DTA माइनस करना है, माइनस ही होगा ना, तभी तो 60 कैसे आएगा। यहाँ पर हमारी इक्वेशन है ना, टैक्स एक्सपेंस इक्वल टू करंट प्लस डेफर्ड, तो 60 इक्वल टू 80, यहाँ पर -20 करेंगे तभी तो वो 60 के बराबर आएगा ना। डेफर्ड टैक्स इज इक्वल टू क्या, टैक्स एक्सपेंस और करंट टैक्स का डिफरेंस।
वो तो P&L आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स। इसमें 4 इलस्ट्रेशन नहीं, एग्जाम्पल बस यही है, इसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन करना है। इसी एग्जाम्पल में पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो गया। हो गया? हो गया? सबने लिख लिया? It everything will be yes, so इसमें second year 0 कैसे
क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था, तेरे पापा ने किसी क्योंकि लिखा था एज पर इनकम टैक्स रूल डेप्रिसिएशन इज फुल्ली अलाउड इन फर्स्ट ईयर, तो इसलिए हमने यहाँ पर पूरा का पूरा 150 ले लिया और यहाँ पर नहीं ले लिया। ठीक है, इसके पापा और कोई? इलस्ट्रेशन 1, the daughter of a contract sailor परचेज से लगे ये क्या थोड़ा सेम चीज है। इलस्ट्रेशन 1, क्वेश्चन पे आओ। Rama Limited has provided the following information. Depreciation as per accounting records 2 lakh, depreciation as per income tax 5 lakh, unamortized preliminary expenses as per tax record 30,000, unamortized preliminary expenses as per tax record, मतलब ये वाले expenses हमें टैक्स में अभी तक अमोर्टाइज नहीं करे हैं, हमने नहीं बांटे हैं, लेकिन हमने जब P&L एज पर अकाउंट्स बनाया होगा तो वहाँ पर शो करे होंगे। तो मतलब इन एक्सपेंसेस की वजह से हमारे जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस क्रिएट होगा। देयर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी हाउ मच नेट डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांजिशन एडजस्टमेंट, टैक्स रेट इज 50%। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, सपोज हमने 10 लाख ले लिया, ठीक है। अब एज पर P&L ऑफ अकाउंट्स वहाँ पर हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस शो करे होंगे 30,000 के, और डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंट्स कितना है 2 लाख, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 7,70,000। तो एज पर इनकम टैक्स, ये एज पर अकाउंट्स और एज पर इनकम टैक्स अगर हमने प्रिपेयर करा होगा तो डेप्रीसिएशन हमारा कितना आया एज पर इनकम टैक्स 5 लाख, और नेट प्रॉफिट आ गया 5 लाख, और एमोर्टाइजेशन नहीं करना था हमें इन एक्सपेंसेस का, मतलब हमारे ये वाले एक्सपेंसेस इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स में नहीं आए होंगे। तो P&L एज पर इनकम टैक्स कितना आ गया 5 लाख। अब हमारे पास जो प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स ज़्यादा है और प्रॉफिट एज पर तो इनकम टैक्स कम है, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है और इनकम टैक्स की इनकम कम है, तो हमारे पास क्या निकल के आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो इन दोनों के नेट प्रॉफिट पे कितना टैक्स लगाना है हमें 50%, तो इन दोनों पे हमने 50% टैक्स लगाया, तो टैक्स एक्सपेंस इसका आया 3,85,000, इसका आया 2,50,000। तो हमारे पास करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स और टैक्स एक्सपेंस तीनों चीज़ पता लग जाएगी हमें, है ना। बस लेकिन हमें ये बताना था कि कितना डेफर्ड टैक्स या एसेट या लायबिलिटी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है ये रहा टैक्स एक्सपेंस, हाँ ये प्रोसेस ही ठीक है सब। लेकिन आपको दिखाना ऐसे पड़ेगा ना, मतलब समझ में तो आपको ऐसे अच्छे से आ रहा है, लेकिन आपको उसे फिर ऐसे समझने के बाद आपको शो इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1,35,000। इन दोनों का डिफरेंस हमारा डेफर्ड टैक्स निकलता कैसे है, टैक्स एक्सपेंस और ये वाले टैक्स करंट टैक्स का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1,35,000, तो इतना हमारे पास क्या आ गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो आप अपनी जो कॉपी में लिखोगे वो ये लिख लो, और ये तो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये वाला तरीका, है ना, ताकि आप भूलो नहीं, तो ये वाला लिख लो। आ गया कॉन्फिडेंस से मत रहा करो, लिख लिया करो, थोड़ा कुछ तो लिखो, भूल जाओगे जब पढ़ने बैठोगे। इलस्ट्रेशन 1,
भी नहीं फिर बतानी कितनी बार तुमने डुबकी लगानी पड़ेगी। भाई आज उसका 5 मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, मैं नहीं पता चले घर पे मेरे ऊपर काला डाल दे। करती भी है ऐसे। पता है तेरे को? फिर मैं को सिखा के करना। हो गया क्या यार, आंटी रूपम में क्या रूपम में हो गया, हाथ चल रहा है अभी। अच्छा Illustration 2. From the following details of A Limited, for the year ended 31st March, calculate the deferred tax asset or liability as per AS 22, amount of tax to be debited to P&L account for the year. अब यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। 1,18,000 एक सेकेंड, 8,000 आएगा लाइबिलिटी 1,08,000। ये क्या है? एमपीटी बता रही हूँ। नहीं, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 6 लाख और बुक प्रॉफिट एज पर मैट 3,50,000। यहाँ पर हमारा जो अकाउंट्स के वजह से कितना प्रॉफिट आया था? 6 लाख। ठीक है, अब ये क्या होता है? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ये हमारे टैक्स में आपको अभी तक नहीं पढ़ा तो आप शायद पढ़ोगे, आप पता नहीं फाइनल में। तो ये एक स्कीम होती है जिसके अंदर हमारा जैसे पीजीबीपी आपने पढ़ा होगा, है ना? पीजीबीपी पढ़ा है, पीजीबीपी में बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं कि हम ये डिडक्ट कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद निकलता है एक हमारे पास फाइनल इनकम निकल के आती है डिडक्शंस करने के बाद। मैट क्या होता है? मैट में मतलब पीजीबीपी क्योंकि बहुत लेंदी, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, तो इसमें क्या होता है? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स कि आपको इतना टैक्स तो पे करना ही करना पड़ेगा और उसमें जो कुछ डिडक्शंस होती है ना वो भी कम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये टैक्स का कॉन्सेप्ट है। तो अब एज पर मैट आपके पास इतना प्रॉफिट निकल के आया है 3,50,000 का, और प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स मतलब ये वाला हमने नॉर्मल पीजीबीपी से निकाला होगा, कितना निकल के आया है? 60,000। क्योंकि मैंने बताया कि मैट में कुछ डिडक्शंस कम हो जाती है, पीजीबीपी में हमारे पास बहुत सारी डिडक्शंस होती है, तो इसलिए एज पर इनकम टैक्स निकल के आया 60,000 और एज पर मैट कितना निकल के आया? 3,50,000। टैक्स रेट है हमारे पास 20% और मैट का रेट है कितना? 7.5%। क्योंकि डिडक्शंस कम है तो हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उसका रेट हमने क्या रखा हुआ है? कम रखा हुआ है। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है? ये क्वेश्चन में नहीं लिखा था कैलकुलेट। अच्छा, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसके बाद टैक्स निकालो, कितना कितना आएगा? बुक प्रॉफिट मतलब 3,50,000 पे 7.5% और एज पर इनकम टैक्स कितना? 60,000 पे 20%। और ये वाला 26,50 मैंने निकाला अच्छा इतना ही आ रहा है ना? एक बार देख लो, 26,250 ही आएगा। देखने में देखी भी नहीं दे रहा अच्छा मैंने पूरा लिखा हुआ है 3,50,000 मल्टीप्लाई 7.50 26,250। हाँ मेरे को मेरी राइटिंग। अच्छा देखो, एज पर मिनिमम, वैसे तो ना ये मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स कम होना चाहिए, लेकिन हमारे इस एग्जाम्पल में क्या है? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स ही 26,250 है, मतलब ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो आपको मिनिमम कितना पे करना है? इतना तो पे करना ही है।
और उसमें से इनकम टैक्स यहाँ पर 12,000, तो हमारा डिफरेंस जो बच रहा है वो बच रहा है 14,250। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज़ ये हमने टैक्स निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए। दूसरी साइड हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में हम वो देखते हैं तो हमें पता लगता है लाइबिलिटी है या एसेट है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इनकम कितनी है हमारे पास 6 लाख, और एज पर इनकम टैक्स हमारे पास कितना है 60,000, है ना। तो हमारे पास ये क्या बन गया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 1,08,000। अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर टैक्स रेट लगाते हैं, वो हमारा क्या बनता है टैक्स एक्सपेंस, और जो हमारा करेंट टैक्स हो रहा होता है, जो एज पर इनकम टैक्स हम निकालते हैं, वो हमारा बनता है करेंट टैक्स 12,000, और फिर इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या बनता है डिटेल। तो हमने डिफरेंस भी निकाल लिया, हमारे पास टोटल एक्सपेंस भी आ गया और करेंट टैक्स भी आ गया, है ना। तो अब वही सेम आपको पता लग गया 12,000 आपको पे करना है टैक्स में। आपको ये निकालना है कि आप पीएनएल में कितना अमाउंट को डेबिट करोगे एज एक्सपेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, तो अब आपको 12,000 समझ में आ गया। करेंट टैक्स आपको इतना पे करना ही करना है, वो पीएनएल में हम डेबिट करेंगे। फिर दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी हम पीएनएल में डेबिट करते ही करते हैं, तो वो आया हमारे पास कितना 1,08,000 इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आपके पास ये निकल के आ रही है कि आपको मिनिमम इतना टैक्स तो पे करना ही है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स 12,000, तो आपको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा 14,250, इतना और पे करना पड़ेगा। तो आपके पास टोटल पीएनएल में कितना अमाउंट आ रहा है, इतना अमाउंट आ रहा है। समझ में आया? नहीं समझाओ, आपको नहीं आया? हाँ हाँ बताओ। हाँ हमारी जो अकाउंटिंग में जो 6 लाख रुपए और टैक्स इनकम वाले 60,000 है, ठीक है, उससे हम निकालेंगे लाइबिलिटी 1,08,000, ठीक है, 12,000 वो है जो हमको पे करना है, और 14,250 वो हमको मिनिमम करना ही करना है, क्योंकि मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स हमारे पास 26,250 है ना, और इतना और पे करना, इतना एक्सेस और पे करना पड़ेगा हमें, है ना। या फिर हम सिंपल, अगर सिंपल भी बोल सकते हैं कि 26,250 तो पे करना ही है। साथ में हमारे पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ गई 1,08,000, तो हमें पीएनएल में कितना डेबिट करना पड़ेगा इतना, लेकिन आपको वो अलग अलग आपको मतलब दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, क्या इसमें कुछ लिखना है किसी को? विदिका आपको कुछ लिखना है? समझ में आ गया? यस मैम। इलस्ट्रेशन 3 2 इलस्ट्रेशन बचे हैं, पढ़ लो शांति से। तो पहले ये तो कंप्लीट करो ना। हाँ, आंसर तो पूरी जगह पे ही लिखा हुआ है। अभी 26,250 सबसे पहले कृष्ण देखा था। मैंने नहीं, सच में किया था। अच्छा ठीक है। PQR लिमिटेड PQR Limited accounting year ends on 31st March. The company made a loss of 2 lakh for the year ending 31st March 2021. For the year ending 2022 and 23 company made profit of 1 लाख and 1,20,000। तो हमारे पास 3 साल की यहाँ पर इनकम गिवन है। पहले साल पे हमारे पास क्या हुआ लॉस, इस साल पे प्रॉफिट, और फिर इस साल पे प्रॉफिट। यहाँ पर 2 लाख का लॉस, यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट, और यहाँ पर 1.20 का प्रॉफिट। It is assumed that loss for the year be carried forward for 8 years at a tax rate of 40%। अब हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। The company feels that there will be sufficient taxable income in future year against which the carry forward loss can be set off. There is no difference between taxable income and accounting income except
दैट कैरी फॉरवर्ड लॉस, और कोई हमारे पास डिफरेंस का केस नहीं है, सिर्फ ये कैरी फॉरवर्ड की वजह से डिफरेंस आया है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। तो यहाँ पर देखो अकाउंटिंग इनकम हमारे पास 2021 में कितने गिवन है, 2 लाख, और 2022 में 1 लाख, 2023 में 1,20,000। अब उस पर 40% टैक्स रेट है, तो 40% टैक्स रेट इसमें ना वो होता है कि क्या बोलते हैं, हमें दिख करेगा डायरेक्ट करके क्या, ये रकम देख तो देखना तो है ही ना, आंसर तो भी देखना ही है, टेस्ट थोड़ी चल रहा है, आंसर तो देखना ही है ना, जी तो वो सही। ये दिल देता है। आंसर तो देखना ही है सबको। अपना बटन मेरे पे मत डाल। इतना बड़ा स्क्रीन में दिखाओगे तो देखेंगे। आपको भी समझना है, बस समझना है। अकाउंटिंग इनकम, टैक्स और टैक्सेबल इनकम हमारी क्या हो रही है, अब इसमें क्या हो रहा है कि हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग इनकम है वो तो उतनी उतनी रहेगी, लेकिन हम टैक्स में हम क्या कर देंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, है ना। तो अगर जैसे कि यहाँ पर 2 लाख का लॉस आया, तो यहाँ पर इनकम निल, ज़ीरो, है ना, हम अकाउंट्स में उसे माइनस में दिखाएंगे, लेकिन इनकम में तो कुछ भी नहीं दिखाएंगे ना टैक्स में। और फिर क्योंकि 2 लाख की इनकम है तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं टैक्स में, और यहाँ पर हमारे पास इनकम कितनी हुई, 1 लाख की, तो ये 1 लाख की पूरी इनकम खत्म हो गई, तो फिर से 0 रुपीज़ की इनकम रह गई। फिर उसके बाद हमारे पास कितनी और इनकम बची थी, 1 लाख की, और फिर हमने कितनी इनकम अर्न करी, 1,20,000 की, तो कितनी रह गई हमारे पास, 20,000 की सिर्फ। अब इन दोनों को हम कंपेयर करके हम ये निकाल सकते हैं कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम कम, अकाउंट और टैक्सेबल इनकम यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि एक माइनस में एक ज़ीरो है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, DTA। समझ में आया ये वाला, ये माइनस में है और ये ज़ीरो है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसलिए DTA। फिर यहाँ पर DTL, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर 0, 120 और यहाँ पर 20, ठीक है, तो DTL और DTL। अब ये करने के बाद हमने क्या निकाला, DTL और DTA निकाल लिया। अब कितना अमाउंट का DTA और DTL वो कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर 80,000 का ही आ जाएगा, यहाँ पर 40,000 का आएगा, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो 20,000 है उस पर हम इनकम टैक्स में 8,000 का टैक्स पे कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ पर 48 और 8 का डिफरेंस कितना बच रहा है, 40,000 का DTL, है ना। यहाँ पर हमारे पास जो करंट टैक्स है और जो हम टोटल टैक्स पे कर रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस होता है DTA और DTL। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? आपकी इक्वेशन क्या होती है, टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस DTL, मतलब DTA और DTL हमारा इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, है ना। और फिर हमारे पास एज पर अकाउंट्स टैक्स कितने इतने आ गए, -80 + 40 और +48, इतना टैक्स आया। एज पर इनकम टैक्स यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8,000। तो अब आप DTA और DTL निकाल सकते हो इस इक्वेशन में, सब कुछ तीनों को पुट करके। आया मैं समझ में? अब यहाँ पर माइनस का 80,000 और यहाँ पर 0, तो फिर DTA कितना बचेगा, माइनस का 80,000। अभी मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर टोटल एक्सपेंस कितना है, -80,000। करंट टैक्स कितना निकल के आया बताओ, 0, तो यहाँ पर भी कितना आएगा DTL, ये -80,000, तो ये हमारा क्या बन गया, DTA -80,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास करंट टैक्स कितना है, 40, टोटल एक्सपेंस कितना है 40, और करंट टैक्स फिर से कितना है 0, तो ये कितना रह गया, प्लस तभी तो DTL है ना 40,000, और यहाँ पर कितना है 48, और इधर करंट टैक्स हमारे पास कितना आया 8,000, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर 40। इसको लिख लो, लेकिन अब इसको लिखना पड़ेगा, लिखो नहीं तो ये भूल जाओगे। क्या वो मैं बता रही हूँ, पहले इतना तो लिखो। हेलो, हाँ जी, घर पे पहुँच गए आप? हाँ। अभी मैं बाहर हूँ भैया, आप देख लो
किसी से पूछ लो। आप हो कहाँ पे अभी? I40। आप सेक्टर में किस तरफ से अंदर आए हो? रेड लाइट की तरफ से। अच्छा तो अंदर जाके समझ में आया ना पक्का? इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं हुई इस वाले एग्जाम्पल में? रोशन तो चला भी गया। मिनिमम तो 26,250 है, जिसमें से 12,000 तो देंगे, 14,250 तेरे पल्ले ना पड़ेगा। और बता आज क्या हो गया? खराब है क्या कुछ? गाड़ी नहीं आया और स्टोरी होनी चाहिए। एक पीढ़ी में इसकी कुछ नाम को वालेंगे तो साधारण ज़्यादा लगा दी। वही तो अपना मतलब वेट ना चलाते रहे ना। किसी को बीच में 3.5 करोड़ का ऐसे और एक पीढ़ी में दे देगा वो मालूम नहीं वाला का का। देगा 4 लाख का इंतजाम 4 करोड़ का सेट इंतजाम कर देते। ये काम करो एक करोड़ तभी दे सकते हैं देखियो फिर इसमें इन्वेस्ट करियो ज़्यादा आ जाएंगे फिर उसको उससे दोबारा खरीदिए अपने लिए यूट्यूब को बदमाश हो रही है मैडम 10 क्लास से बाहर करो। दोबारा खरीदूंगा तब तक नहीं बचा तो क्या चीज? दोबारा पानी रिस्क लेना पड़ता है क्या शेयर? ये है एक बेच के 3,000 क्या? मेरे वाले नहीं। मेरे वाले दर्द तो कराने नहीं है। एक सेकंड दर्द की बात ही नहीं, कराने नहीं है। हाँ तो एक बार जितना मत ये तो कह रहा हूँ कराने नहीं है तो एक एक और ऊपर ऐसे रखो कैसे खाली कुछ खाया नहीं
बर्थ में भी आती रहती है। बिना खाए तो ये रह ही नहीं सकती। जब तक गंदा लगे सबसे बड़ी पापी तू है। आज के दिन भी खा लिया तूने वो। तो ना समझे नहीं समझे। हम कुछ नहीं डाल रहे, दिमाग में नदी पड़ी है पहले से। जब हम कहने चाहे तो वो समझ ही नहीं फूल रही। भी खा लिया। जी नहीं अब कंसीडर करें। तीसरी ले ले। दो रैंक लगे। जिमी जानती क्या होता है? सोने की असली जानती? असली होती गोल। सोने की होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? और इंसान जैसी नहीं होती है। ये लोग उसके ऊपर सो लेते हैं तो ना चोट लगी है ये? लगने ही नहीं चोट ज्यादा। लिख लिया। मतलब कावटी का लगाना ही है, एक डॉट भी। अब इसमें देखो, बिंदी बहुत बड़ी बिंदी है। शादियों की बिंदी जाता है। देखो हमें और क्या प्रिपेयर करना था, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जो अभी हमने लास्ट में स्टेटमेंट प्रिपेयर करा था वो प्रिपेयर करना था। पीएनएल हमारे पास गिवन है, करंट टैक्स को माइनस करते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट आता है तो ऐड कर दो, और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आती है तो माइनस कर दो, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, पीएनएल आफ्टर टैक्स। सबका बन गया मेरा। बन गया। क्या बंटी रूपा? ले मैं रुकूं। ले। अब बोल। ये खिलखिलाती रहेगी बेटी बेटी बस। आगे सवाल दे। देखो देखो अरे कर देगी। तो लिखो, अब चुप रहो, उसे लिखने दो। इसका साबुन स्लो। घर जाते हुए एक वो लीजिए। लाइव बॉय लाइव वाली ग्लूटेलाइट लीजिए ग्लूटेलाइट। तेरे घर बंटी है। ये क्या है, ग्लूटालाइट क्या? साबुन है। मेरे पापा लाइफ बॉय यूज करते हैं, मैं डेटॉल यूज करती हूँ, मेरे घर वाले और कोई यूज करते हैं। ग्लूटेलाइट तो कोई यूज नहीं मेरे को करता। खत्म ना? इन्फेक्शन हो गया था। एक और है, तभी तो आपने बोला था 2 है और 4 इलस्ट्रेशन बोला था ना, 1, 2, 4th, इसके बाद एक और है, वो इजी सा है, छोटा सा। 4 से लगे ना आपने, तो ये चौथा नहीं था। वो मोटी चोटी। ये तीसरा था। हाँ, ऐसे ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यूज नहीं करती। टाइम निकल गया। लिख लिया, 1 बजे। सबने लिख लिया। ये सारे एक्सरसाइज वही टाइम हो गया। तो मैं नहीं टाइम तो जो था 2 ही हो गया। हाँ, Omega Limited is working on different projects which are likely to be completed within 3 years. It recognizes revenue from these contracts on percentage completion method for financial statement 2021, 21-22, 22-23, 11 lakh, 16 lakh, 21 lakh respectively. However, for income tax purposes that adopted completed contract method under which revenue recognized. तो हम as per accounts हम ये revenue recognize कर रहे हैं, और as per income tax हम ये revenue recognize कर रहे हैं. इनकम टैक्स रेट है 35%। आपको निकालना है एसेट या लाइबिलिटी तीनों ईयर के लिए। सिंपल सा है, तीनों लिखोगे, तीनों में कौन सा अकाउंटिंग इनकम मोर देन इनकम टैक्स, तो लाइबिलिटी, यहाँ पर एसेट, यहाँ पर एसेट, और जो भी आपका आएगा इन दोनों का डिफरेंस, उसी का आप क्या निकालोगे, 35%। नहीं, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है, ये एसेट है। यहाँ पर अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है, इनकम टैक्स वाली इनकम छोटी है, और इन दोनों में अकाउंटिंग इनकम छोटी है और वो बड़ी है। तो 35% निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। वेरी ठीक है,
तो ये वाला आप एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना, इसमें कुछ है नहीं ऐसे, ठीक है। ये फिर आज भी विदिका ठीक है, समझ गए? यस मैम।